हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। मैं मनीष राज, आपका एमआर सर। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्स्ट्रेंट मोशन पढ़ा था और आज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के 8th लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स एक ऐसा फोर्स है जिसको बच्चे फिजिकली विजुअलाइज नहीं कर पाते, कंसेप्चुअली उसके कंसेप्ट को न्यूमेरिकल्स में अप्लाई नहीं कर पाते। आज मैं आपको स्यूडो फोर्स पढ़ाऊंगा और कोशिश करूंगा कि मैं आपको पहले स्यूडो फोर्स फील करा दूं, महसूस करा दूं कि स्यूडो फोर्स क्या होता है। एक अलग टेक्निक से मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूं। तो आइए, एक छोटा सा कहानी है वो सुनाता हूं। एक टीचर है बेटा स्कूल का, है ना, स्कूल का टीचर है। उसके 3 छोटे छोटे से प्यारे से स्टूडेंट है। उसने तीनों स्टूडेंट को बोला कि बेटा ग्राउंड में जाओ, और ग्राउंड में ना एक ट्री है। बिल्कुल हर ग्राउंड में कोने में एक ट्री होता है। उस ट्री का एफबीडी बनाओ और उस पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करके दिखाओ। ठीक है ना? देखो ये बेटा ट्री है ग्राउंड में। उसके तीनों ही स्टूडेंट गए ग्राउंड में। पहला स्टूडेंट ए, हसमुख। अरे भाई हसमुख है, रोता हुआ नहीं है, हसमुख है। हसमुख गया ग्राउंड में और आराम से बैठ गया, कॉपी किताब लेके, है ना, अपने बुक्स कॉपी लेके बैठ गया और ट्री को देखा। उसको ट्री एक्स एक्सिस में चलता हुआ नहीं दिखा और उस पर कोई भी पुलिंग फोर्स एंड पुशिंग फोर्स एक्स में उसको नहीं दिखा। तो उसने बोला, किसने? हसमुख ने, कि नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस इज 0 एंड नेट एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज आल्सो 0। ना तो ट्री उसको एक्स में चलता हुआ एक्सेलरेटेड दिख रहा है और ना ही उसे कोई एक्स में फोर्स अप्लाई करता हुआ दिख रहा है। राइट? बढ़िया। उसने नेट फोर्स 0 नहीं बोला, उसने नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस 0 बोला। फिर इसको कहता है, बड़ा बढ़िया स्टूडेंट है वो, कि ट्री के मास की वजह से अर्थ उसको अपनी तरफ खींचेगा ग्रेविटेशनल फोर्स mg अप्लाई करके, और कांटेक्ट होने की वजह से जो ग्राउंड है वो ट्री पे ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। आपको याद है, 2 पैरेलल लाइन खींचेंगे, ऊपर वाले पे नॉर्मल ऊपर और नीचे वाले पे नॉर्मल नीचे। तो उसमें कहता है कि y एक्सिस में फोर्स तो लग रहा है, बट y एक्सिस के लॉन्ग भी नेट फोर्स 0 है, क्योंकि नॉर्मल इज इक्वल टू mg होगा। और y एक्सिस के लॉन्ग भी मुझे एक्सेलरेटेड नहीं दिख रहा है। और गया टीचर के पास। टीचर हसमुख के एफबीडी से और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करने के तरीके से बहुत खुश हुआ और उसने हसमुख को दिए 10 आउट ऑफ 10। बहुत बढ़िया। अब दूसरा स्टूडेंट था बी। ये थोड़ा सा चंचल था बच्चा, है ना, नटखट बच्चा है। ये ग्राउंड में गया और कांस्टेंट वेलोसिटी से भागता हुआ ट्री का एफबीडी बनाया। कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता हुआ ट्री का एफबीडी बनाया। और जब भी ऑब्जर्वर मोशन में होता है तो अपने आप को मोशन में नहीं मानता है। उसके पास जो कुछ भी होता है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, उसको उल्टा करके ऑब्जेक्ट में चिपका देता है जिसको ऑब्जर्व करता है। ये v वेलोसिटी से चल रहा है लेकिन अपने आप को रेस्ट में मानेगा। मैंने आपको रिलेटिव मोशन में पढ़ाया है, ऑब्जर्वर ऑलवेज अज्यूम टू बी एट रेस्ट। मैंने आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑब्जर्वर के बारे में काइनेमेटिक्स के फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि मान लीजिए साहब आप ट्रेन में बैठे हैं, कोटा जा रहे हैं। अब आप ये नहीं पूछते हैं, कभी को पैसेंजर से पूछते हैं कि साहब कोटा कब आएगा, कोटा कब आएगा, जयपुर कब आएगा, दिल्ली कब आएगा। भाई तुम जा रहे हो कोटा, तुम जा रहे हो जयपुर, की जयपुर तुम्हारे पास आ रहा है। लेकिन नोटिस करो कैसा ऐसा आप बोलते हैं ना कि कोटा कब आएगा। तो कोटा आएगा कि तुम कोटा जा रहे हो। ये बोलना सही है क्या? बिल्कुल फिजिक्स की भाषा में सही है, क्योंकि मैं चल रहा हूं तो मैं अपने आप को चलता हुआ नहीं मानूंगा। थोड़ी देर बाद मैं कोटा पहुंच गया तो मैं तो अपने आप को चलता हुआ मान ही नहीं रहा। अगर मैं ऑब्जर्वेशन ले रहा हूं तो मैं कहूंगा मैं कोटा से दूर था, अभी मैं कोटा के पास हूं, मतलब कोटा चल गया है। ऑब्जर्वर मानता नहीं कि वो चल रहा है। तो ऑब्जर्वर रेस्ट में हो या मोशन में हो, ऑलवेज एज्यूम टू बी एट रेस्ट। ऑब्जर्वर ऑलवेज एज्यूम टू बी एट रेस्ट। तो ये अपने आप को रेस्ट में एज्यूम कर रहा है। और ट्री को देखा तो उसने ट्री को देखते ही बोला कि एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं लग रहा ट्री पे। कौन? ये ए था और ये बी के रिस्पेक्ट में मोशन में सा, और मुझे एक्स में इसका एक्सेलरेशन भी 0 दिख रहा है। हाँ, वेलोसिटी एक्स एक्सिस में कांस्टेंट है इसका। क्यों? क्योंकि मैं v से आगे जाता हुआ चलता हुआ हूं तो मैं अपने आप को चलता मानूंगा नहीं, मुझे ट्री अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से आता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन 0। और y की बात करें तो ये भी कहेगा नेट फोर्स y में 0 है और नेट एक्सेलरेशन y में 0 है। और गया टीचर के पास। टीचर कहता है, अरे भाई तुम्हें ट्री चलता हुआ दिख रहा था? हाँ सर चलता हुआ दिख रहा था, क्योंकि मैं खुद दौड़ता हुआ बनाया था। तो टीचर कहता है, ठीक है,
न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तो वैलिड है कि नेट फोर्स अगर जीरो है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रह सकता है, एक्सीलरेशन जीरो होना चाहिए। टीचर ने उसको दिए 10 आउट ऑफ 10, बहुत बढ़िया। तीसरा था एक सी, वो गया ग्राउंड में, और ये है बेटा रामलाल, है ना, इसको रामलाल ही बना दो क्योंकि आगे बहुत काम आएगा ये। तो रामलाल ग्राउंड में पहुंचा, कई बच्चे होते हैं, और ए नॉट एक्सेलरेशन से, रामलाल की एक्सेलरेशन कितनी है, ए नॉट, आगे चलता हुआ ट्री कैविटी बनाया। जब ये आगे भागता हुआ ट्री कैविटी बना रहा था तो इसको भी कोई एक्स में फोर्स नहीं दिखा, कोई भी ऐसा एजेंट नहीं दिखा जो ट्री में एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगाता हो। तो इसने बोला कि ट्री पे एक्स एक्सिस के लॉन्ग नेट फोर्स जीरो है, बट ट्री मुझे एक्स एक्सिस में पीछे की तरफ ए नॉट एक्सीलरेशन से चलता हुआ दिख रहा है। इसको दिख रहा है, ये भी ऑब्जर्वर है, ए नॉट एक्सीलरेशन चल रहा है। तो जब वो ट्री को देखेगा तो उसका एक्सीलरेशन जो आगे था वो पीछे लगा देगा ट्री में, और अपने आप को रेस्ट में महसूस करेगा। इसको ट्री अपनी तरफ पीछे की तरफ आता हुआ दिखाई देगा ए नॉट से, और ये कहता है कि नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस इज जीरो एंड मुझे ट्री वाई में एक्सीलरेटेड नहीं दिख रहा है, नेट एक्सीलरेशन अलोंग वाई इज जीरो। फोर्स लिख रहा हो, वेक्टर फॉर्म में लिख दो और अच्छा लगेगा। टीचर के पास जाता है, टीचर देखते ही इसको तुरंत 0 नंबर देता है। क्यों 0 नंबर? क्योंकि ये तो क्या कर गया, बोल रहा है फोर्स 0 है बट ऑब्जेक्ट एक्सीलरेटेड है। ये तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन गलत कर दिया भाई। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज इनवैलिड। कुछ रिमार्क देगा ना टीचर, टीचर ने दिया कि तूने तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन गलत कर दिया। बोला कैसे, क्या पढ़ाया था तुम्हें, अगर नेट फोर्स 0 हो तो कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सीलरेटेड नहीं दिखना चाहिए, और तुमने तो ट्री को एक्सीलरेटेड दिखा दिया, और नेट फोर्स भी 0 बोल रहा है, कितना बेशर्म है तू, देख। तो रामलाल कहते हैं यार सर आप ठीक तो कह रहे हो, लेकिन ऑब्जर्वेशन लेने में मैं कोई गलती नहीं करी है। रामलाल कहता है टीचर को कि सर आप ठीक कह रहे हो बट मैंने ऑब्जर्वेशन लेने में कोई गलती नहीं करी है। टीचर कहता अच्छा चलो मैं देखता हूँ ग्राउंड में गया। रामलाल बोला आओ सर दौड़ते हैं। तो टीचर बोलता है क्यों दौड़ते क्यों है, बेबी बीडी बनाना है आपको, दौड़ना क्यों है। तो रामलाल बहुत ही लॉजिकल इंसान है ना, ये रामलाल बहुत लॉजिकल है थोड़ा सा नटखट पागल। उसको बोला था एफबीडी बनाने के लिए, अब भाई खेलने को तो मिला नहीं, एफबीडी बनाना है, तो ए एक्सीलरेशन से दौड़ता हुआ एफबीडी बना दिया। टीचर को कहता है कि सर ये बताओ ऐसा कहां लिखा है और किस किताब में लिखा है कि मैं दौड़ते हुए एफबीडी नहीं बना सकता, मैं तो ऑब्जर्वर हूं, कैसे भी भाग के मैं एफबीडी बना लूंगा। तो टीचर कहता है बात तो तू ठीक कह रहा है, चल दौड़ते हैं। टीचर रामलाल के साथ ए नॉट एक्सीलरेशन से दौड़ा, तो टीचर को भी एक्स एक्सिस में कोई फोर्स लगाता हुआ नहीं दिखा, और ट्री टीचर को भी ए नॉट एक्सीलरेशन से पीछे चलता हुआ ट्री दिखा। टीचर का भी बत्ती गुल, टीचर परेशान, हैरान, हताश, यार ये क्या हो रहा है, ये तो सही कह रहे हो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ही गलत हो रहा होता हुआ दिखाई दे रहा है, बिना फोर्स की चीजें एक्सीलरेटेड हो गई। और आप समझ रहे हो नहीं, लॉजिकल है, बहुत लॉजिकल है कि ऑब्जर्वर अपने आप को रेस्ट में मानता है और इसके पास जो कुछ भी होता है उल्टा करके इसमें टिपका देता है। तो रामलाल को ये ट्री पीछे की तरफ चलता हुआ दिखाई दे रहा है ए नॉट एक्सीलरेशन से। टीचर कहता है कि बेटा ये तो समस्या हो गया यार, रामलाल तू जा घर, कल आना, मैं देखता हूं कहां समस्या हो रहा है। मैं तो बस एक एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको समझने के लिए, कभी ना कभी बिल्कुल पहली बार ऐसा हुआ होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि स्यूडो फोर्स का इन्वेंशन किसी ने सुबह उठा और लिख दिया स्यूडो फोर्स होगा। कभी ना कभी ऐसे प्रॉब्लम फिजिक्स में आए होंगे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ही गलत प्रूफ हो गया। यहां पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सही है, लॉज ऑफ मोशन इज वैलिड। इन दोनों ही केस में मोशन, लॉज ऑफ मोशन वैलिड है बेटा, बट यहां पे लॉज ऑफ मोशन इनवैलिड हो गया। तो जब भी पहली बार फिजिक्स में कभी ऐसा हुआ होगा तो फिजिसिस्ट के सामने जो समस्या है, बहुत सारे लोग बैठे होंगे, इसके बारे में बात किया होगा, तो लोगों ने कहा कि यार ये तो गलत है, इसमें तो फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन गलत हो जा रहा है। तो उन्होंने दो अलग अलग तरह के फ्रेम बनाए, जिसका नाम आप पहले भी सुनोगे, फिर से मैं आपको बताता हूं, इनर्शियल फ्रेम। वैसा फ्रेम जहां से न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड हो जाए उसको इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। असल में दो तरह का इनर्शियल फ्रेम होता है, अ फ्रेम विच इज एट रेस्ट, जैसा कि ये हंसमुख बहुत ही खुश मिजाज इंसान है,
आराम से बेचारा बैठ गया था, शरीफ है, हर तब एक बीडी बनाया। इसको इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। और दूसरा फ्रेम जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो, यूनिफॉर्म मूविंग मोशन में जो फ्रेम होता है उसको कहते हैं हम लोग इनर्शियल फ्रेम। ये जो दोनों फ्रेम हैं, ये दोनों ही इनर्शियल फ्रेम है और दोनों फ्रेम से ही लॉज ऑफ मोशन वैलिड है। बट रामलाल वाला जो फ्रेम है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है। नॉन इनर्शियल फ्रेम, फ्रेम क्या होता है? अ प्लेस फ्रॉम वेयर वी टेक ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वर को यहां फ्रेम बांध सकते हैं, ऑब्जर्वर ही तो ऑब्जर्वेशन लेगा। तो कोई आदमी या कोई ऐसा जगह जो एक्सेलरेटेड हो, क्या हो? एक्सेलरेटेड हो, एक्सेलरेटेड फ्रेम हो, आदमी एक्सेलरेटेड हो या कोई ऑब्जेक्ट या लिफ्ट या कोई प्लेस एक्सेलरेटेड हो, वहां से बैठ के ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो उसको कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम, एक्सेलरेटेड फ्रेम, जहां से न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इनवैलिड हो जाता है। तो फिर लोगों के साथ समस्या है कि ठीक है, आप सही कह रहे हो कि ऐसा फ्रेम जो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो या रेस्ट में, उसको इनर्शियल कहेंगे, वहां से लॉज ऑफ मोशन सही होगा। लेकिन ऐसा फ्रेम जो कि एक्सेलरेटेड हो उसे नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं और वहां से लॉज ऑफ मोशन वैलिड नहीं होगा। इसका मतलब क्या, वहां से मैं क्वेश्चन सॉल्व ही ना करूं? क्या रामलाल कल आगे कहता है कि ठीक है सर, ये तो फिजिक्स की गलत बात हो गई कि आप कह रहे हो कि एक्सेलरेटेड हो गया, क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करो? तो फिर लोग बैठे और डिस्कस किया, यार कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो ऐसा टेक्निक निकालना पड़ेगा ताकि आप नॉन इनर्शियल फ्रेम होके भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। तो उन्होंने एक टेक्निक ढूंढा और वो टेक्निक है स्यूडो फोर्स। तो देखना मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूं स्यूडो फोर्स का, बड़ा टेक्निकल डेफिनेशन दूंगा और समझा दूंगा। स्यूडो फोर्स इज नथिंग बट अ टेक्निक। स्यूडो फोर्स इज अ टेक्निक, टेक्निक टू वैलिडेट laws of motion in non-inertial frame। inertial frame में तो laws of motion valid ही था, non-inertial frame में टेक्निक ढूंढा गया जिससे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड हो जाए, वो था स्यूडो फोर्स। कैसे? बोला कि जब भी आप नॉन इनर्शियल फ्रेम हो तो आप क्या करो कि आपको ए नॉट एक्सीलरेशन से पीछे चलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये एक्सीलरेशन तो तभी होगा ना जब इस पे फोर्स लग रहा हो। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यही कहता है। तो उन्होंने कहा कि जब आप एक्सीलरेटेड हो ना तो बॉडी पे एक फोर्स लगाओ। किधर फोर्स लगाओगे? तो जिधर फ्रेम एक्सीलरेटेड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि जहां पे आप एक्सीलरेटेड हो तो आपके वजह से ऑब्जेक्ट में जो एक्सीलरेशन दिखेगा तो उल्टा करके जोड़ते हैं ना, इसीलिए आप जिस भी डायरेक्शन में एक्सीलरेटेड होगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाओ। डायरेक्शन पता चल गया? कितना? मैग्नीट्यूड कितना? मैग्नीट्यूड मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इनटू एक्सीलरेशन ऑफ अ फ्रेम। जितने से रामलाल आगे एक्सीलरेटेड था, टीचर ने बोला जितने से तुम एक्सीलरेटेड थे ना, वो एक्सीलरेशन और जिस ऑब्जेक्ट पे देख रहे हो उसका मास मल्टीप्लाई करके स्यूडो फोर्स लगा दो। तो स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड बताओ क्या होगा? मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस भी ऑब्जेक्ट का ऑब्जर्वेशन ले रहे हो आप, जिस भी ऑब्जेक्ट का ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, मास ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, जहां से बैठ के या जितने एक्सीलरेशन से चल रहे हो वो एक्सीलरेशन, ये स्यूडो फोर्स होगा। और डायरेक्शन, डायरेक्शन ये तो मैग्नीट्यूड की बात हो गई। डायरेक्शन अपोजिट टू द फ्रेम, फ्रेम के डायरेक्शन से अपोजिट, अपोजिट टू द अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। और उन्होंने बोला कि ये लॉज ऑफ मोशन जो अप्लाई किया था ना, ये गलत हो गया, इसके जब ऐसे अप्लाई करो। अगर तुम एक्सेलरेटेड हो तो तुम इस पे एक एक्स एक्सिस में फोर्स लगाओगे। किधर? तो आगे चल रहे थे तो पीछे की तरफ कितना? मास ऑफ ट्री इज m एंड एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम इज a0। और अब बोलोगे कि तुम्हें ट्री एक्स एक्सिस में माइनस a0 से चलता हुआ दिख रहा है, तो बिल्कुल चलेगा, क्योंकि m a0 फोर्स लगेगा तो माइनस a0 से चलता हुआ दिखेगा। अब टीचर तुम्हें 10 में से 10 नंबर साहब देगा। अब टीचर कितने नंबर देगा? 10 में से 10 नंबर। तो ये जो टेक्निक है, स्यूडो फोर्स लगाने का हक है, वो किसको है? सॉरी 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 सॉरी, वो सिर्फ और सिर्फ रामलाल को है। रामलाल मतलब ऐसा पर्सन या ऐसा फ्रेम जो एक्सीलरेटेड है, सिर्फ वही आप स्यूडो फोर्स लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि भी स्यूडो फोर्स लगा ले,
ये भी स्यूडो फोर्स लगा। अच्छा स्यूडो फोर्स लगाया किसी ने, ये एजेंट तो पता ही नहीं है, ये तो आपने एक टेक्निक ढूंढा है, आपने तो एज्यूम किया, टेक्निक ढूंढा है बस, लगा तो कोई दिख थोड़ी ना रहा है। तो स्यूडो फोर्स कोई लगाता हुआ दिख ही नहीं रहा, तो इस एक्शन का रिएक्शन कहां होगा, कहीं नहीं। तो एक खास बात स्यूडो फोर्स के बारे में, डज नॉट फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर। अभी न्यूटन्स थर्ड लॉ में आपको पढ़ाऊंगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में आपको पढ़ाऊंगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ तो आप जानते होंगे, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बट स्यूडो फोर्स एक ऐसा एक्शन है जिसका रिएक्शन नहीं है। स्यूडो फोर्स डज नॉट फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर। स्यूडो फोर्स डज नॉट फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर, क्योंकि लगाने वाला तो दिख ही नहीं रहा है। स्यूडो फोर्स इज अ नॉन रियल फोर्स, इमेजिनरी फोर्स, इमेजिनरी फोर्स, नॉन रियल फोर्स। हिंदी में तो इसको कहते हैं झूठा फोर्स, झूठा मतलब जो झूठ बोलता है, झूठा फोर्स मतलब है नहीं, बट इसको हमें एज्यूम करना पड़ेगा। इन इमेजिनरी फोर्स, नॉन रियल फोर्स बट हैविंग, ये मैंने खुद से जोड़ दिया है, हैविंग रियल इफेक्ट, हैविंग रियल इफेक्ट, अ नॉन रियल फोर्स बट हैविंग रियल इफेक्ट, हैविंग रियल इफेक्ट, इफेक्ट रियल होता है। हाँ तुम्हारे रिस्पेक्ट में चलता हुआ तो दिख रहा था मेरे नोट से। तो ऐसा चलो एक काम करते हैं, मैं और तुम दोनों बस में खड़े, अचानक से बस आगे चली, मैं तो खंबा पकड़ के खड़ा था, तू ऐसे ही हीरो बन रहा था, मैं खंबा पकड़ के खड़ा था, जो स्टैंड होते हैं वो पकड़ के खड़ा था, बस अचानक से चली। अब जैसे ही बस चली, मैं भी बस में बैठा था, तू खड़ा था, तू अचानक से पीछे गिर जाएगा। अब पीछे गिरा तो मैं तुम्हारे पीछे गिरने को कैसे जस्टिफाई करूंगा बता, और पीछे गिरेगा, तुम नीचे गिरोगे, चोट लगेगी, पीछे गिरने को कैसे जस्टिफाई करूंगा, स्यूडो फोर्स। कैसे, बस रेस्ट में था, अचानक से चली, बस एक्सीलरेटेड हो गई, रेस्ट से मोशन में एक्सीलरेटेड हो गया, और तुम पे स्यूडो फोर्स अचानक से पीछे लगा। क्योंकि मैं भी बस में बैठा था तो मैं अपने आप को नॉन इनिशियल फ्रेम बना लूंगा, क्योंकि मैं बस में बैठा हूं, मैं भी तो बस के साथ एक्सीलरेटेड हो गया, तो मैं बोलूंगा तेरे पे स्यूडो फोर्स लगा पीछे की तरफ, और तू उस फोर्स की वजह से गिर गया, तुम्हें चोट लगी, मतलब वो इमेजिनरी फोर्स था, नॉन रियल फोर्स था, बस उसकी इफेक्ट रियल हो गई। इफेक्ट कैसे हो गई, रियल हो गई। तो बताइए क्या तुम्हें फील आया कि नहीं। मैंने तुम्हें यह बता दिया कि स्यूडो फोर्स का इन्वेंशन हुआ ही क्यों था। कहीं फिजिक्स फेल कर रहा था, कहां फिजिक्स फेल कर रहा था, नॉन इनर्शियल फ्रेम से फिजिक्स फेल कर रहा था, तो इस फिजिक्स को फेल करने से बचाने के लिए एक टेक्निक ढूंढा गया, उस टेक्निक को कहते हैं स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स इज नथिंग बट अ टेक्निक टू वैलिडेट लॉज ऑफ मोशन इन फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन गलत हो रहा था, उसको वैलिडेट बनाने के लिए हमने स्यूडो फोर्स का एक जुगाड़ लगाया, एक टेक्निक लगाया। तो वैसा फ्रेम जो रेस्ट में हो या कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा हो, वहां से लॉज ऑफ मोशन सही होता है, वो इनर्शियल फ्रेम होता है। लेकिन एक ऐसा फ्रेम जो एक्सेलरेटेड हो, वहां से लॉज ऑफ मोशन गलत हो रहा था, इसलिए हमने एक स्यूडो फोर्स का इन्वेंशन किया। स्यूडो फोर्स हमेशा फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन का फ्रेम के प्रोडक्ट के बराबर। ये एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म नहीं करता है, ये इमेजिनरी फोर्स है, बस ये एक जुगाड़ है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को वैलिडेट कराने का। क्लियर है। स्क्रीन पॉज करके अच्छे से पूरा स्टेटमेंट आपको लिखना है, यहां से यहां तक कंप्लीट लिखिए। अब देखिए बेटा, अपन सवाल सॉल्व करते हैं ग्राउंड पे बैठ के, इनर्शियल फ्रेम बन के और नॉन इनर्शियल फ्रेम बन के, तो और ज्यादा फील आएगा स्यूडो फोर्स का। देखिए एक ट्रॉली है बेटा, ट्रॉली कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, या मैं कहता हूं और एक और केस देता हूं, ट्रॉली रेस्ट में, और उसके रूफ से एक स्ट्रिंग बांध दिया, उस पर एम मास साइन कर दिया। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जब ये चल रहा होगा या रेस्ट में होगा, तो ये जो स्ट्रिंग है यहां से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ना तो आगे मूव करेगा ना ही पीछे मूव करेगा। लेकिन यही ट्रॉली सेम स्ट्रिंग से एक ऑब्जेक्ट बंधा है, ए नॉट एक्सीलरेशन से आगे चल रहा है, ए नॉट एक्सीलरेशन से आगे चल रहा है, तो मुझे ये ट्रॉली पीछे की तरफ वर्टिकल से कुछ थीटा एंगल पे टिल्टेड दिखाई देगा। तो आपसे पूछा जाएगा ये थीटा बताओ, थीटा की वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो अब मेरे पास दो ऑप्शन है, एक हंसमुख है, एक रामलाल है। हंसमुख ग्राउंड में आराम से चुपचाप बैठा रहता है, देखिए हंसमुख हंसता हुआ रहेगा यार, कहां होगा, ग्राउंड पे। तो अगर आप सिंपल ग्राउंड पे बैठ जाए और ग्राउंड से ही उस बॉब का, इस ब्लॉक का एफबीडी बनाएं, तो ग्राउंड से जब आप एफबीडी बनाएंगे तो एम मास का ये बॉब आपको दिखाई देगा, ये स्ट्रिंग वर्टिकल से थीटा एंगल पे। अब अच्छे से सोचिए,
इस डायरेक्शन में इस पे टेंशन फोर्स लग रहा होगा T, क्लियर है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा नीचे mg। तो ये जो हंसमुख है इस ब्लॉक पे दो ही फोर्स लगाएगा, क्योंकि इसको दो ही लगता हुआ दिख रहा है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे और स्ट्रिंग में कांटेक्ट पॉइंट से अवे टेंशन T इधर। तो बोलेगा कि T का दो कंपोनेंट होगा सर, ये थीटा है तो ये भी थीटा, T का एक कंपोनेंट होगा ऊपर T cos थीटा और एक T का कंपोनेंट आगे होगा T sin थीटा। तो हंसमुख कहेगा कि ऊपर वाला जो T cos थीटा है एग्जैक्टली mg के बराबर होगा। क्यों भाई? क्योंकि नेट फोर्स अलोंग y एक्सिस 0 है, क्योंकि हंसमुख को ये ऑब्जेक्ट y में चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ट्रॉली आगे जा रहा है a0 से, तो हंसमुख को दिखेगा यहाँ पे, तो ट्रॉली के साथ वो ऑब्जेक्ट को भी तो a0 से आगे चलता हुआ देख रहा है। तो x एक्सिस में वो बोलेगा F अलोंग x बराबर मास इंटू x एक्सिस का एक्सेलरेशन। बोलेगा ऑब्जेक्ट पे आगे फोर्स लग रहा है x एक्सिस में T sin थीटा और ऑब्जेक्ट का मास है m और ये आगे a0 से जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ट्रॉली a0 से जा रहा है तो ट्रॉली में रखा हुआ हर चीज a0 से आगे जाता हुआ दिखाई देगा अगर आप ग्राउंड पे बैठ के देखोगे। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब ये हंसमुख इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड कर देगा, तो ये कहेगा कि T sin थीटा को T cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो T से T कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा tan थीटा इज इक्वल टू a0 बाई जी। तो यहां से मैं लिख सकता हूं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स a बाई जी। ये किसने बोला? हंसमुख ने बोला कि थीटा की वैल्यू tan इनवर्स a बाई जी होगी। चलो अब साहब आया रामलाल। रामलाल आराम से जाएगा और बस के अंदर बैठेगा। ये भाई रामलाल का अलग स्वैग है। वो कहता है कि मैं बैठ के सवाल सॉल्व ही नहीं करता, या तो मैं खुद दौड़ूंगा, खुद एक्सेलरेटेड हो जाऊंगा, नहीं तो जो चीज एक्सेलरेटेड हो आप मुझे बिठा दो। तो एक्सेलरेटेड बस में रामलाल बैठ जाएगा। अब रामलाल खुद a0 से आगे चलता हुआ दिखाई देगा। अब आप बनाएंगे FBD ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल्स। ये किसके रिस्पेक्ट में बनाया था? तो ये था FBD फ्रॉम ग्राउंड, इस बॉब का, और इस बॉब का FBD रामलाल भी बनाएगा। अब रामलाल क्या कहेगा देखना, उसका कहानी सुनना। रामलाल कहेगा कि ब्लॉक है m मास का, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स mg लगेगा। अरे रामलाल तू तो स्यूडो लगाएगा, तू ग्रेविटेशनल क्यों लगा रहा? तो ग्रेविटेशनल तो सब देखता है, चाहे तुम साइकिल पे बैठो, ट्रक पे बैठो, बस पे बैठो, कुत्ते बैठो, हाथी पे बैठो, ग्रेविटेशनल फोर्स तो mg नीचे लगेगा ही, ये फेल थोड़ी ना करेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे लगेगा। और स्ट्रिंग तुम्हें रामलाल को भी दिख रहा है, बोलेगा स्ट्रिंग के थ्रू टेंशन भी लगेगा। और मैं खुद एक एक्सेलरेटेड फ्रेम हूं, नॉन यूनिवर्सल फ्रेम, एक्सेलरेटेड हूं आगे की तरफ, तो स्यूडो फोर्स पीछे लगेगा। और स्यूडो फोर्स कितना लगेगा? ma0। और मुझे ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में दिखाई देगा। ये ऑब्जेक्ट मूविंग है या रेस्ट में? रेस्ट में, क्योंकि रामलाल भी बस में बैठा है, ये ऑब्जेक्ट भी बस में है, तो इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में होगा। तो रामलाल कहेगा यहां से थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा। नेट फोर्स अलोंग x एक्सिस इज 0, हेंस T का कंपोनेंट है आगे की तरफ T cos थीटा बराबर ma0। ये कह रहा है नेट फोर्स x एक्सिस में 0 है, जबकि हंसमुख कह रहा था नेट फोर्स x एक्सिस में 0 नहीं है, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। x एक्सिस में डायनेमिक्स का इक्वेशन लगाया था हंसमुख ने ग्राउंड से, और y में वो बोला था कि इक्विलिब्रियम है। ये कह रहा है कि x में इक्विलिब्रियम है क्योंकि मुझे रेस्ट में दिखाई दे रहा है, तो x एक्सिस का फोर्स हो जाएगा, आगे कंपोनेंट लोगे सॉरी T sin थीटा, सॉरी अरे भाई साहब ये T का कंपोनेंट x में आएगा T sin थीटा ना, तो इस T का कंपोनेंट आगे T sin थीटा ma0 के बराबर होगा। और क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। और T का कंपोनेंट ऊपर होगा T cos थीटा जो कि mg के बराबर होगा इक्वेशन नंबर 2। इसको डिवाइड कर दोगे इक्वेशन नंबर 1 से 2 को, तो यहां से T sin थीटा बाई T cos थीटा हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू m से m कैंसिल होगा a0 बाई जी। ये आएगा tan थीटा इज इक्वल टू a0 बाई जी। यहां भी आया था tan थीटा इज इक्वल टू a0 बाई जी। तो रिजल्ट तो एकदम सेम आया है, एकदम सेम आता है, रिजल्ट एकदम सेम आएगा। लेकिन यहां से अगर तुम ढंग से देखो तो इसने x एक्सिस में भी नेट फोर्स 0 बोला था और y एक्सिस में नेट फोर्स 0 बोला था। भाई साहब एक ही सवाल का 2 सॉल्यूशन है, ये ऐसा मत सोचना कि ये भी सॉल्यूशन किया ऋषि का पार्ट है, ये ना सेपरेट सॉल्यूशन है। हंसमुख के द्वारा जब वो ग्राउंड पे बैठ के सवाल को सॉल्व करेगा और रामलाल के द्वारा जब वो मूविंग फ्रेम में ही बैठा हो। अब किससे क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान है?
तुम्हें लगा सर एक ही जैसा है ना, रामलाल से क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान है। क्यों? क्योंकि रामलाल जब यहाँ पे बैठा होगा तो इसको रेस्ट में दिख रहा है। रामलाल ने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में ही इक्विलिब्रियम का कंडीशन लगाया। तो एक्सिलरेटेड फ्रेम से बैठ के जहां पे बॉडी रखा हो, बॉडी एक्सिलरेटेड, वहीं पे बैठ जाओ, रामलाल को भेज दो, तुम नहीं जा सकते तो, और वो जो एफबीडी बना के क्वेश्चन सॉल्व करेगा ना, उसका बात ही अलग है। ये तो एक आसान सवाल है इसलिए तुमको दोनों सेम लग रहा होगा, लेकिन जो भी एक्सिलरेटेड फ्रेम में ऑब्जेक्ट रखा है और उसके डायनामिक्स को देखना है तो एक्सिलरेटेड फ्रेम में रामलाल को भेज दो और रामलाल तुम्हें एफबीडी बना के देगा और इक्विलिब्रियम से ही सवाल सॉल्व कर देगा। डायनामिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो हंसमुख ने डायनामिक्स लगा था, ग्राउंड पे बैठ के डायनामिक्स का क्वेश्चन लगा, एक्स एक्सिस में फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन एक्स एक्सिस में फोर्स 0, वाई एक्सिस में फोर्स 0। तो किससे क्वेश्चन को सॉल्व करना है? आसान होगा इससे। और ध्यान रखिएगा ये जो tan थीटा है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स a/g आ रहा है। इसमें खास बात है कि ये वर्टिकल से कितना पीछे जाएगा डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मास, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मास। साहब ये मास पे डिपेंड ही नहीं करेगा, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मास। कभी कभी थीटा tan इनवर्स के टर्म्स में ना देखे साइन थीटा के टर्म्स में दे देता है, तो बहुत आसान है। साइन थीटा मानोगे तो देखो ये p है, ये b है, तो h क्या हो जाएगा? √a0 कॉल स्क्वायर प्लस g स्क्वायर। तो यहाँ से थीटा साइन थीटा क्या लिख सकते हैं? वर्टिकल से एंगल साइन थीटा बराबर होगा a0/g, a0 बटा रूट अंडर हाइपोटेन्यूस निकाल दिया a0 का होल स्क्वायर g स्क्वायर। ये साइन थीटा भी अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। बट खास बात याद रखिएगा कि मास पे डिपेंड नहीं करता है। समझ आया बेटा? स्क्रीन पॉज करके ये पूरा लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, बढ़िया सवाल है। देखिए एक साहब ट्रॉली लिया अपन ने और ये ट्रॉली आगे की तरफ a0 से रिलेटेड है, ठीक है। अब यहाँ पे दो ब्लॉक अटैच कर दिया। एक ब्लॉक है M1 जो वर्टिकल से थीटा वन एंगल पीछे चला गया, और दूसरा है आपका M2 जो वर्टिकल से थीटा 2 एंगल पीछे चला गया। इफ M1 इज ग्रेटर देन M2, M1 हेवियर मास है M2 के कंपेयर में, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये तीन ऑप्शन में से सही बताना है। तीन ही बताऊंगा बेटा। θ1 इज ग्रेटर देन θ2, चल 4 बता देता हूँ। θ1 इज इक्वल टू θ2, ऑप्शन सी। θ1 इज लेस देन θ2 एंड ऑप्शन डी कांट से, तेरा फेवरेट ऑप्शन। समझ ही नहीं आ रहा सर क्या कहें। ये आंसर सही होगा क्या? नहीं, गलत होगा। क्या सही होगा? बी सही होगा। सर M1 ज़्यादा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी तो कंसेप्ट सिखाया है कि वर्टिकल से जो एंगल बनता है tan थीटा वो होता है a/g, ये मास पे डिपेंड ही नहीं करता। अगर आपको ये चीज़ थोड़ा और फिजिकली विजुअलाइज करके समझना है तो मैं समझा सकता हूँ बहुत आसानी से। देखो कैसे, जब ये आगे एक्सेलरेटेड है A0 से आगे एक्सेलरेटेड है, यहीं से बैठ के रामलाल बन के देखोगे चीज़ों को। रामलाल बनने में बेटा फ़ायदा है, पीछे इस पे लगेगा M1 A0 स्यूडो फोर्स और नीचे लगेगा M1G। तो पीछे वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स दोनों ही मास पे डिपेंड कर रहा है ना। नीचे भी खींच रहा है M1G मास की वजह से, और पीछे स्यूडो फोर्स उतना ही लगेगा जितना मास लगेगा। इसलिए जो नेट एंगल पीछे डेविएट करेगा वो थीटा मास पे डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर है बेटा? बात समझ में आया? ये सवाल देखो, ये लिफ्ट है, ऊपर जा रहा है लिफ्ट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। एक 5 kg का ऑब्जेक्ट यहाँ पे सरफेस पे रखा हुआ। आपसे पूछेगा साहब कि फाइंड नॉर्मल रिएक्शन, फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स बताइए 5 kg और ग्राउंड के बीच में। तो आप क्या करेंगे? तो लिफ्ट एक्सेलरेटेड है ना, तुम रामलाल को यहाँ पे बिठा दो, लटका दो, कुछ भी कर दो, रामलाल को लाओ। चाहे राम जिस भी तरीके से लाना पड़े रामलाल को लाओ, रामलाल अटक जाएगा इसमें। अब रामलाल के रिस्पेक्ट में एफबीडी बनो, एफबीडी ऑफ 5 kg विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल। अब रामलाल बोलेगा कि जो 5 kg का ऑब्जेक्ट है इस पे साहब ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा mg, मास 5 G10 50 न्यूटन, नॉर्मल लगेगा ऊपर। बस ये दो फोर्स है। क्या नॉर्मल पावर 50 होगा? नहीं। रामलाल को याद दिलाओ कि रामलाल है कौन। रामलाल खुद ऊपर की तरफ लिफ्ट के साथ एक्सेलरेटेड है, तो ये स्यूडो फोर्स नीचे लगाएगा। और कितना लगाएगा?
m एक्सीलरेशन ऑफ लिफ्ट, मास 5 और एक्सीलरेशन 4 मल्टीप्लाई 4, तो जो नॉर्मल होगा वो हो जाएगा आपका mg प्लस ma, ये आ जाएगा बेटा 50 प्लस 20 70 न्यूटन, ये नॉर्मल एक्ट होगा 70 न्यूटन। क्या आपको थोड़ा समझ आया कहानी? कोई खास बात नहीं है, बहुत पेशेंटली सवाल को सॉल्व करने की जरूरत है। मान लीजिए बेटा ये लिफ्ट है, लिफ्ट से एक स्ट्रिंग के थ्रू 4 kg का ऑब्जेक्ट हैंग कर दिया और लिफ्ट नीचे जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन से, 2 कर दो। फाइंड टेंशन इन अ स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स बताइए क्या होगा। अब ये सवाल टेंशन फोर्स आप ग्राउंड पे बैठ के निकालो या अंदर ही बैठ के निकालो, बात एक ही है। बट जब अंदर से बैठ के टेंशन निकालोगे, रामलाल को बुलाओगे, रामलाल को लटका दोगे, अंदर बिठा दो, छत पे बिठा दो या लटका दो, रामलाल जब इसका एफबीडी बनाएगा, है ना, तो वो क्या करेगा कि बोलेगा टी ऊपर, mg नीचे, और नीचे की तरफ एक्सीलरेटेड हो तो स्यूडो फोर्स ऊपर m है, तो टी बराबर हो जाएगा mg माइनस m, क्योंकि रामलाल को ब्लॉक तो रेस्ट में दिख रहा है तो नेट फोर्स को बैलेंस कर देगा। m बोलो 4, g बोलो 10 माइनस 2 8, तो ये 8 मल्टीप्लाई 4 32 न्यूटन, देन 32 न्यूटन इज करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा? तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्यूडो फोर्स के कंसेप्ट से बढ़िया सवाल कराऊंगा। आज तो मैंने बस स्यूडो फोर्स को इंट्रोड्यूस किया है, डिफाइन किया है और उस पर बेसिक थोड़े से सवाल कराए हैं। क्लियर है? स्क्रीन पॉज करके ये लिखिए।